कहानी की शुरुआत एक अंडरग्राउंड लैब को दिखाते हुए होती है, जहां से एक लड़का टनल के जरिए भागने की कोशिश कर रहा था। दरअसल इस लैब में गैर कानूनी तरीके से लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और फिलहाल डायबिटीज मरीजों के दवाइयां बनाने के लिए हो रहे एक एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर किया था जियान नाम के इस लड़के ने। लेकिन दुर्भाग्यवश वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और जियांग एक ज़ॉम्बी में बदल गया। ज़ॉम्बी यानी जिसका दिमाग नॉर्मल इंसानों की तरह काम नहीं करता। उसके शरीर में हरकत तो होती है, लेकिन उसका दिमाग उसके शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता। और ऐसा ही कुछ हमारे जियांग के साथ हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं, आधी रात को भरी बरसात में एक गाड़ी ब्रिज पर खराब हो जाती है, जिसमें एक कपल बैठी है। तभी एक आदमी भागता हुआ उनके पास आया। इसका नाम जून है। वो बताता है कि सामने ही उसका गैस स्टेशन है, वहाँ चलने पर वो उनकी गाड़ी की मरम्मत कर देगा। असल में ये जगह पहाड़ों के बीच स्थित है, जहाँ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए वो लोग उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं। गैस स्टेशन पहुँचने पर जून उनकी गाड़ी का टायर ठीक कर देता है, लेकिन बिल वो 3 गुना बढ़ा कर देता है, जिससे उस आदमी की उससे बहस हो जाती है। दरअसल कल रात ब्रिज पर जून ने ही आती जाती गाड़ियों को खराब करने के लिए रास्ते में कील बिखेरे थे, ताकि उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो सके। और इसका आइडिया भी उसी की पत्नी नामजू का था। उन दोनों में बहस हो ही रही थी कि तभी जून की बहन हायून गैरेज से बाहर निकलती है। उसके हाथों में कुल्हाड़ी और हथौड़ी थी और उसका चेहरा काफी गंभीर था। जून ने अपनी बहन से पूछा, क्या तुमने सब कुछ ठीक से साफ कर दिया है? उसकी बहन ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसे देखकर उस कस्टमर को ऐसा लगने लगा जैसे वो किसी ग्राहक का ही काम तमाम करके आ रही है। वो डर गया और बिना आगे कोई बहसबाजी किए पूरे एक पैसे चुकता करके चलता बना। नामजू वो सारे पैसे एक लॉकर में बंद कर देती है। दरअसल वो अपने होने वाले बच्चे के लिए ये सारे पैसे जमा कर रही है। इसके बाद हमें एक बार फिर जियोन को दिखाते हैं, जो उसी गांव में खेतों के बीचों बीच बने रास्ते में चला आ रहा है। सामने से 2 औरतें आती है, लेकिन वो उसकी अजीब हरकतों को अनदेखा करके उसके बगल से चली जाती है और जाते हुए बातें करती है। लगता है कोई पागल या शराबी होगा। आगे चलकर गांव के छोटे छोटे बच्चे उसे पागल समझकर पत्थर मारने लगते हैं और जून इन्हीं बच्चों का पीछा करते हुए गांव तक पहुंच जाता है और वहां उसके सामने एक कुत्ता खड़ा है। पहले तो जून उसे बिल्कुल नहीं घबराता और ऐसा दिखाता है जैसे आज वो उसे कच्चा खा जाएगा, लेकिन जैसे ही वो कुत्ता उस पे भौंकने लगा, वो दुम दबाकर भागने लगता है। रास्ते पर भागते हुए कुछ किसान भाई हैरानी से उसे देखने लगते हैं। अब आगे हमें पार्क नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा है, लेकिन आज उसका दिन बहुत बुरा है। वो सुबह से हारता ही जा रहा है। तभी उनका एक दोस्त आकर उन्हें एक खुशी की खबर सुनाता है कि उसे शादी करने के लिए लड़की मिल गई है और अब बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर सभी दोस्त ताश छोड़कर उसके पास दौड़े चले जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर पार्क कार्ड में हेरा फेरी करने की कोशिश करता है, जो करते हुए उसका एक दोस्त उसे देख लेता है और तभी बाकी लोगों का ध्यान भी पार्क की तरफ जाता है और इतने में बाहर से उस कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, जो जियांग का पीछा कर रहा था। अब सभी का ध्यान भटकाने के लिए पार्क उस कुत्ते को भगाने के बहाने से बाहर आ जाता है और उस कुत्ते को वहाँ से भगाने लगता है। तभी उसे पब्लिक टॉयलेट से किसी तरह की आवाज आती है और वो देखने के लिए अंदर जाता है। वो देखता है कि एक लड़का टॉयलेट पेपर्स को वेस्ट कर रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है और जियांग उसके सर पे काट कर वहाँ से भाग जाता है और पार्क के सर से खून आने लगता है। इधर हम हायून को गैरेज का कूड़ा करकट जंगल में फेंक कर वापस आते हुए देखते हैं। तभी उसके सामने जियांग आ जाता है, जो काफी अजीब हरकतें कर रहा था। हायून को लगा कि वो कोई बदमाश लड़का है जो उसे परेशान करने आया है और वो उसे एक लात मारती है और जियांग वहीं रुककर उसे एक टक देखने लगता है। इतने में वो कुत्ता फिर से पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और इस बार हायून और जियांग दोनों उससे बचने के लिए गांव के रास्तों पर इधर उधर भागने लगते हैं और वही किसानों का झुंड जो सड़क के पास बैठा है, वो उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं और सोचते हैं कि ये दोनों जरूर किसी कंपटीशन में भाग लिए होंगे। उधर हम शहर से गांव में लौटते हुए हायून के भाई मीन को देखते हैं, जो शहर में किसी बड़ी कंपनी में काम किया करता था, लेकिन अब उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, इसीलिए वो गाँव लौट आया है। अब गांव पहुंचते ही उसे सामने से हायून दौड़कर उसके पास आती हुई नजर आती है। उसे लगा कि उसकी बहन उसे वेलकम करने के लिए आ रही है और वो खुशी से अपनी बाहें फैला देता है, लेकिन हायून उसके नजदीक आकर भी नहीं रुकती। फिर वो देखता है कि एक अजीब सा लड़का उसका पीछा कर रहा है और वो भी
हायून के साथ भागने लगता है। इतने में हायून नीचे गिर जाती है और वो लड़का उसके पास आता जा रहा था। इतने में उनका बड़ा भाई जून ट्रक लेकर आ रहा था और वो जियोन को टक्कर मार देता है। वो धक्का इतना जोरदार था कि जियोन उड़कर दूर जा गिरता है। अब सभी लोग चिंता में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ये लड़का मर तो नहीं गया। वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने में जियोन फिर उठ खड़ा होता है और उस कुत्ते के दोबारा आ जाने से वो बेचारा किसी तरह फिर से वहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ घर पे जून बहुत परेशान है। वो सोच रहा है कि अगर उस लड़के ने जाकर पुलिस में कंप्लेन कर दी तब तो पुलिस मुझे पकड़कर ले जाएगी। लेकिन मीन उसे समझाता है कि उस लड़के को हमारा पता ही नहीं मालूम, तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। और वैसे भी वो लड़का हमारे हायून को परेशान कर रहा था, इसीलिए तुमने उसे टक्कर मारी, तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। वो सभी ये बातें कर ही रहे थे कि बाहर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आती है। उनके पिता पार्क को हॉस्पिटल से लोग छोड़ने आए हैं। उनका कहना है कि इन्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन उनके जाने के बाद पार्क बताता है कि उसे किसी कुत्ते ने नहीं बल्कि एक अजीब से लड़के ने काटा है। अगर वो दोबारा दिख गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वो अपने वैन में घुस जाता है। पार्क दरअसल इसी वैन में रहता है और उसका सपना है कि एक दिन वो थाईलैंड जरूर जाएगा, इसीलिए उसके पूरे वैन में थाईलैंड की तस्वीरें टंगी हुई है। लेकिन वहाँ जाने के लिए ढेरों पैसे लगेंगे, इसीलिए फिलहाल के लिए तो उसका सपना सपना ही रह गया। अब यहाँ आधी रात को हायून को गैरेज से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। उसके साथ पार्क भी अंदर गया और उन्होंने देखा कि उनके सारे जानवरों को जियोन कच्चा ही खा रहा है। जियोन को देखते ही पार्क उसे पहचान गया कि इसी लड़के ने मुझे काटा था और वो उसे मारने के लिए दौड़ता है। परिस्थिति सही नहीं जानकर हायून दौड़ते हुए अपने भाइयों को उठाने के लिए चली गई। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता पार्क किसी पागल के साथ हाथापाई कर रहे हैं, उसने उड़कर उसे एक लात मारी और जियोन सीधा दीवार से जाकर चिपक गया और वहाँ लगी लोहे की सलाखें उसके सीने के आर पार हो गई। ये देखकर सभी डर जाते हैं। मीन बोला, तुम्हें इतनी जोर से इसे मारने की क्या जरूरत थी? अगर ये मर गया तो तुम्हें जेल जाना होगा। जून कहता है, मैंने तो पापा को बचाने के लिए इसे मारा था, लेकिन ऐसा हो जाएगा मुझे नहीं मालूम था। तभी जियोन हरकत में आने लगा और उसे उस हालत में हिलता डुलता देख सभी बहुत डर जाते हैं और भागकर बाहर निकलकर उसे गैरेज में ही बंद कर देते हैं। उन सबको लगता है कि मरकर जियोन का भूत वापस आ गया है और अब वो उन सब से बदला लेगा, क्योंकि इतनी चोटें लगने के बाद किसी भी आम इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन तभी मीन बोल पड़ा, ये तो ज़ॉम्बी है, मैंने ऐसे लोगों को टीवी में देखा है। और फिर वो सभी को अपने मोबाइल में ट्रेन टू बुसान की वीडियो दिखाने लगा। उसने बताया कि ऐसे लोग जब भी किसी को काट लेते हैं तो वो इंसान भी कुछ ही घंटों में एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ये सुनते ही सभी लोग पार्क को छोड़कर दूर खड़े हो गए और मिजुन ने अपने हाथों में पकड़े फ्राई पैन से उसके सर पे दे मारा, जिससे कि वो बेहोश हो गया और उसे उसी हालत में उसके वैन में लिटाकर वैन को बाहर से लॉक कर दिया गया, ताकि अगर वो ज़ॉम्बी बन भी जाए तो वहाँ से बाहर न निकल सके। इसके बाद मीन पूरी रात इंटरनेट पर ज़ॉम्बी के बारे में सर्च करता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट टेबल पर मिजुन और हाइन आराम से खाना खा रहे थे, जैसे उन्हें किसी बात का कोई अफसोस ही नहीं। लेकिन जून अपने पिता पार्क को लेकर काफी परेशान था। वो उन्हें इस तरह ज़ॉम्बी बनते हुए नहीं देख सकता। अब यहाँ मीन ज़ॉम्बी के ऊपर पूरी रात रिसर्च करने के बाद आकर उनसे कहता है कि एक ज़ॉम्बी का पसंदीदा खाना होता है इंसानी दिमाग। पापा पर भी जब ज़ॉम्बी के वायरस इफेक्ट करेंगे तो वो हमें पहचान नहीं सकेंगे और हमें खाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। ऐसी हालत में हमें उनसे दूर ही रहना होगा। वहाँ दूसरी तरफ वैन में पार्क का शरीर पसीने में भीग चुका था और एकाएक उसे होश आ जाता है और वह वैन की ऊपर की बनी खिड़की से कूदकर बाहर निकल आता है। लेकिन उसके हाव भाव एक ज़ॉम्बी की तरह नहीं लग रहे थे। यहाँ घर के अंदर दो भाइयों में झगड़ा चल रहा है। मीन कहता है कि हमें पापा को मारना होगा इससे पहले कि वो हम सबको काट कर ज़ॉम्बी बना दे। और इतने में पार्क सीढ़ियों से घर के डाइनिंग रूम में आकर टेबल पर बैठ जाता है और इधर मिजुन फ्राई पैन हाथ में लिए तैयार खड़ी थी कि अगर पापा ने कोई भी हरकत की तो वो उसे दोबारा बेहोश कर देगी। और जैसे ही पार्क ने छींकने के लिए मुंह खोला, मीन ने एक कांच की बोतल उनके सर पे दे मारी, जिस पे गुस्सा होकर जून अपने भाई मीन को मारने के लिए घर से बाहर दौड़ाता है। अब हम गैरेज में हायून को जियोन के साथ देखते हैं। उसने उसे एक खूंटे से बांध दिया है और वो उससे उसका नाम पूछने की कोशिश करती है। जाहिर सी बात है जियोन कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद
वो उसे खाने के लिए सब्जियां देती है और खुद ही उसका नाम जिम्बा रखकर एक पेपर पर लिखकर उसके शर्ट पे चिपका देती है और अकेले ही उससे बातें करने लगती है। ये सारी चीजें मिजुन वहाँ चुपचाप बैठे देख रही थी और हायून के वहाँ से जाने के बाद वो एक एक करके जियोन के सारे दांत निकाल देती है ताकि वो आगे से किसी को काट ना सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क फिर से जवान हो गया है। उसके शारीरिक गठन, काले बाल और खिंची हुई त्वचा को देखकर उसके सभी बूढ़े दोस्त हैरान हैं। वो खुद को भी आईने में देखकर पहचान नहीं पा रहा, यानी कि एक बार फिर से वो जवानी की लुफ्त उठा सकता है। पार्क को समझते देर नहीं लगी कि ये सब कुछ जियोन की वजह से हुआ है। उसी के काटने से आज उसकी जवानी वापस लौट आई है। वो दौड़ता हुआ जियोन के पास आता है और उसे थैंक यू कहकर खुशी में नाचने लगता है। और ये पूरा नजारा उसके दोनों बेटे जून और मीन देख रहे थे। मीन ने कहा, देखा, लगता है ज़ॉम्बी का वायरस पापा के सिर चढ़ गया है। अब यहाँ पार्क से उसका वो दोस्त मिलने आता है जिसके कुछ ही दिन बाद शादी होने वाली है। उसका नाम सियो है। वो पार्क से कहता है कि उसे भी उसी की तरह जवान होना है। इसके लिए अगर उसे पैसे चाहिए तो वो भी देने को तैयार है। यहाँ तक कि वो उसके लिए थाईलैंड जाने की टिकट तक काटने को तैयार हो जाता है। पार्क सोचने लगा कि इस मौके का फायदा तो उसे उठाना ही चाहिए और वो उसे अपना सीक्रेट बताने लगता है। इधर मीन छुपकर अपने पापा की सारी बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि अगर जियोन किसी को काट ले तो वो इंसान दोबारा जवान बन सकता है। अब इधर पार्क थाईलैंड जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था, तभी उसके सारे दोस्त उसके दरवाजे पर आते हैं और वो सभी पैसे देकर उसकी तरह जवान बनना चाहते हैं। कोई और रास्ता ना पाकर पार्क को उनकी बात माननी पड़ती है। अब जैसे ही पार्क उन सभी को लेकर गैरेज में आता है जहाँ जियोन को बांधा हुआ था, वो देखता है कि जियोन वहाँ से गायब है। दरअसल मीन उसे कुछ ही देर पहले गाड़ी में किडनैप करके ले गया है। वो अपने किसी दोस्त से फोन पे बात करते हुए कहता है कि कैसे वो जियोन के जरिए ढेरों रुपए कमा सकते हैं। वो जियोन को मशीन की तरह काम करवा कर लोगों को दोबारा जवान बनाकर उनसे पैसे ऐंठ सकता है। लेकिन वो इस एक्साइटमेंट में गाड़ी को ज्यादा ही तेज चला रहा था और जल्दी ही उसके पीछे 2 ट्रैफिक पुलिस वाले पड़ गए। लेकिन लकीली उन 2 पुलिस वालों में से एक मीन के बचपन का दोस्त था और वो उससे थोड़ी बहुत बातें करके छोड़ देता है। लेकिन दूसरे पुलिस वाले को ट्रक के पीछे रखे बॉक्स में कुछ आवाजें आने लगी और जब उन्होंने बॉक्स खोलकर देखा तो पाया कि एक आदमी को हाथ पांव बांधकर रखा गया है। पुलिस तुरंत मीन को हिरासत में ले लेती है। पुलिस अधिकारियों ने देखा कि जियान के मुंह पे एक भी दांत नहीं है और यहाँ तक कि वो जगह जगह से जख्मी है। उन्हें लगा कि मीन जरूर इस लड़के को मारता पीटता होगा। तभी पार्क वहाँ पहुँच जाता है और जियान को अपने बेटे का परिचय देते हुए वहाँ से ले गया। लेकिन जाते जाते एक पुलिस वाले ने जियान का फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ वापस से जियान को उसी गैरेज में रखा गया है। हायुन उसके पास जाकर उसे एक सब्जी खाने के लिए देती है, लेकिन वो उसे एक टक देखता रहता है, जिसके बाद वो उसमें थोड़ा सॉस लगा देती है। फिर जियून उस सब्जी को खाने की कोशिश तो करता है लेकिन काट नहीं पाता। तब हायुन की नजर उसके मुंह पे जाती है जिसमें एक भी दांत नहीं थे। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि धीरे धीरे वो इस ज़ॉम्बी को पसंद करने लगी थी। उधर बाहर पार्क अपने सभी बच्चों से इस बात का खुलासा करता है कि कैसे वो जियून के काटने पर जवान हो गया और इस तरह वो ढेरों रुपए कमा सकते हैं और पार्क के थाईलैंड जाने का सपना भी पूरा हो सकता है। मीन कहता है, पापा का काम हो जाने के बाद मैं जियून को ले जाऊंगा और एक एक करके सभी इस काम के लिए राजी हो जाते हैं। बड़ा भाई जून भी इस तरह पैसे कमाकर अपने पेट्रोल पंप की मरम्मत करना चाहता है। सब कुछ ठीक हो ही गया था कि तभी हायुन गुस्से में आकर पूछती है कि जियून के सारे दांत किसने निकाल दिए। अब ये सुनते ही पार्क के तो जैसे सर पे आसमान गिर पड़ा हो। उसके सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। तभी उसके सारे दोस्त भी वहाँ पहुँच गए जो जल्दी ही जवान बनना चाहते हैं। तब पार्क ने एक आइडिया निकाला और अपने दोस्त के नकली दांत लेकर आ गया। उसने वो दांत जियून के मुंह में डाल दिया और बाहर आकर अपने सभी दोस्तों को एक कतार में खड़े होने के लिए कहा, जिसके बाद उन्हें बारी बारी से एक दीवार में बने दरार के जरिए हाथ अंदर डालना पड़ेगा। पहले जरा दर्द तो होगा, लेकिन धीरे धीरे उनके शरीर में बदलाव आने लगेंगे और वो भी उसी की तरह जवान हो जाएंगे। लेकिन पहले कौन जाएगा ये कोई तय नहीं कर पा रहा था। इतने में एक बूढ़ा आदमी कहता है कि वो सबसे पहले जाएगा, लेकिन वो इतना धीरे चल रहा था कि उसका इंतजार करते करते काफी देर हो जाएगी। इसीलिए अब जिस दोस्त की शादी होने वाली थी वो ही सबसे पहले आने का फैसला करता है।
अब उसने उस दरार से हाथ आगे बढ़ा तो दिया, लेकिन ज्यून उसे काट नहीं रहा था। तब मीन ने उसके हाथ पे थोड़ी सॉस गिरा दी और ज्यून नकली दांतों के सहारे उसे काटने लगा। उसे दर्द के मारे चिल्लाता देख सभी बूढ़े दोस्त वहाँ से दुम दबाकर भाग गए, लेकिन जो बूढ़ा धीमी गति से चल रहा था वो तब तक दरार के पास पहुँच गया और उसने हाथ आगे बढ़ा दी। उसकी हिम्मत को देख धीरे धीरे बाकी लोगों में भी हिम्मत आ गई और वो भी एक एक करके ज्यून के दांतों से खुद को कटवाने लगे। और इस तरह पार्क के परिवार ने एक ही रात में ढेरों रुपए कमा लिए और उन सारे पैसों को मिजुन उस लॉकर में बंद कर देती है। अब अगली सुबह गांव के सभी बूढ़े लोग जवान हो चुके थे और खुशी के मारे वो पूरे गांव में इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ मिजुन ने देखा कि उसके पैसों का लॉकर खाली है, यानी कि पार्क आधी रात में ही सारे पैसे लेकर थाईलैंड के लिए रवाना हो चुका है। ये देखकर उनका पूरा परिवार हताश हो गया, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर मीन एक बार फिर जियोन को किडनैप करके ले जाने लगा, लेकिन ट्रक के सामने आकर मिजुन ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। यहाँ दूसरी तरफ गांव की जवान हो चुके बूढ़े अपने बेटों को सब कुछ खुलकर बताते हैं और इस तरह उन्हें भी पता चल जाता है कि पार्क परिवार पैसे कमाने के लिए क्या कर रहा है और वो सभी उनके घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो सभी बहुत गुस्से में हैं। दूसरी तरफ हायून जियोन को लेकर खेतों की तरफ जा रही है, जहाँ जियोन मन खोलकर सब्जियां खाता है और वो उसके भोलेपन को निहार रही है। थोड़ी देर बाद हायून उसे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन जियोन का सारा ध्यान तो सब्जियां खाने में था, इसीलिए वो उसके हाथ से सब्जी छीनकर भागने लगती है और जियोन भी उसके पीछे पीछे जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब हायून भागते भागते गिर पड़ती है और जियोन उसके ऊपर गिर जाता है। उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सा माहौल तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई जून आकर उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है। उसे लगता है कि जियोन फिर से उसकी बहन को परेशान कर रहा है। तभी उनका ध्यान उन लोगों पर जाता है जो भागते हुए उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर वो तीनों भी घर की ओर भागने लगते हैं। वहाँ दूसरी तरफ मिजुन और मीन भी उन्हें आधा देख घर के अंदर भाग जाते हैं और वो सभी दरवाजा खिड़की बंद करके चुपचाप घर के अंदर बैठ जाते हैं। गांव वाले उनके घर के नीचे आकर शोर हंगामा शुरू कर देते हैं। तभी पार्क का वही दोस्त जो अभी अभी जवान हुआ है उनसे कहता है कि वो उनके लिए और भी ग्राहक लेकर आया है। ये लोग भी उन्हीं की तरह जवान होना चाहते हैं, यानी कि ये गांव वाले गुस्से में नहीं आए थे, बल्कि वो भी अपने पिता की तरह जवानी के दिनों को वापस पाना चाहते हैं। मीन ने खिड़की खोलकर सभी को एक लाइन में खड़े हो जाने को कहा और बारी बारी से जियोन सभी के हाथों पर अपने दांत गढ़ाने लगा। ये बात धीरे धीरे दूर दूर के गांव तक फैल गई और वहाँ से भी कई लोग जवान बनने के चक्कर में पार्क परिवार के घर तक आने लगे और एक बार फिर मिजुन का वो पैसे का लॉकर पूरी तरह से भर गया। उनकी आर्थिक स्थिति अब पहले से बहुत सुधर चुकी है। वो अपने पिता पार्क का वैन गैरेज के अंदर ले आए, जहाँ पे उन्होंने जियोन के रहने का बंदोबस्त कर दिया है। इसके बाद मीन जियोन को एक नए दांत का सेट देता है, जिसे लगाकर वो बड़े आराम से सब्जियां खा रहा है। अब एक दिन हायून जियोन को लेकर शहर आती है, उसके बाल कटवाती है, नए कपड़े दिलाती है और खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट पर लेकर जाती है। जियोन भले ही ऊपर से काफी सभ्य लग रहा हो, लेकिन अंदर से था तो वो एक ज़ॉम्बी ही। उसके खाने का तरीका भी बिल्कुल नहीं बदला था। जल्दी ही जून के गैस स्टेशन की काया पलट हो गई और सभी ने मिलकर उसके सामने एक फैमिली फोटो खिंचवाई, जिसमें जियोन भी शामिल है। जियोन भी पार्क परिवार के साथ रहते रहते काफी सभ्य हो गया है। अब वो भी उनके साथ डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाता है और वो हायून की हर बात मानता है। खाना खाने के बाद हायून उसे वैन तक छोड़ने के लिए आती है, जहाँ वो मीन को किसी से बात करते हुए सुन लेती है। वो फोन पे किसी से जियोन को बेचने की बात कर रहा था और उधर पुलिस स्टेशन पे पुलिस जियोन के फिंगरप्रिंट्स को सिस्टम से मैच कराने की कोशिश कर रही है और उन्हें पता लगता है कि वो पार्क का बेटा नहीं है, यानी कि पार्क पुलिस से झूठ बोलकर उसे यहाँ से ले गया है। और वहाँ पार्क के दोस्त की शादी का दिन आ जाता है, जिसमें गांव की प्राय अधिकतर लोग शामिल हैं। जून भी अपने परिवार की तरफ से वहाँ शामिल है और हम देखते हैं कि जिन लोगों को जियोन ने जवान बनाने के लिए काटा था, उन्हें अजीब सी गर्मी लग रही है। उनमें से कई तो एसी के सामने जाकर खड़े हैं। उधर हायून जियोन को जंगल लेकर जाती है और उससे कुछ इमोशनल बातें करती है। वो उसे बताती है कि किस तरह बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई, जिस वजह से लोग उसे अभागा मानते हैं। यहाँ तक कि मेरे खुद के परिवार को भी ऐसा ही लगता है। इस बात से मुझे बहुत तकलीफ पहुँचती है। ये कहकर वो रोने लगती है,
लेकिन ज्यून तो ज्यों का त्यों था, उसे इन इमोशनल बातों का कोई असर नहीं होता। अब जब उधर मीन ज्यून को वैन में ढूंढने के लिए जाता है तो वो उसे वहाँ नहीं मिलता। परेशान होकर वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उस तरफ हायून ज्यून को वहीं जंगल में छोड़कर आने का फैसला करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई मीन उसे बेचने वाला है। वो उसके सर पे हुडी को कसकर बांध देती है और हाथों में एक बंद गोभी थमाकर कहती है कि यहाँ से दूर चले जाओ और अपना ख्याल रखना कह के वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ज्यून उसके पीछे चल पड़ता है। ये देखकर वो उस पर गुस्सा करती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारा ज्यून वहीं खड़ा रह जाता है। इधर मीन उसे गांव में हर तरफ ढूंढते ढूंढते आखिरकार जंगल आ पहुँचता है, जहाँ पर ज्यून उसे वहीं खड़ा मिलता है जहाँ पे हायून उसे छोड़कर गई थी। वो खुशी के मारे उसे बस स्टैंड ले आता है और एक जगह बैठाकर टिकट काटने के लिए जाता है। उधर हम देखते हैं कि शादी में जिन लोगों को गर्मी लग रही थी वो लोग दरअसल धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगे और एक एक करके बाकी लोगों को भी काटकर ज़ॉम्बी बनाते जा रहे हैं। उधर पुलिस स्टेशन पर खबर पहुंचती है कि पूरे शहर का यही हाल है। जब मीन बस स्टैंड पर लोगों को ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को काटते हुए देखता है तो वो ज्यून को वहीं छोड़कर भाग जाता है। यहाँ हायून वैन के बिस्तर पर लेटे लेटे ज्यून को याद करते हुए रो रही थी कि तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ घुसता है। उसे देखकर वो घबराकर अपने भैया और भाभी के पीछे जाकर छिप जाती है और उसकी भाभी मिजुन उस ज़ॉम्बी के सर पर फ्राई पैन से एक दे मारती है। लेकिन तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि इस पूरे शहर का ये हाल पार्क परिवार ने ही किया है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आकर उसे पीछे से काट लेता है। इतने में और भी ज़ॉम्बी वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं। ये देखकर जिन और उसका परिवार जल्दी से गैस स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं। तभी वहाँ जून की नजर अपने बचपन के दोस्त सान पर पड़ती है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका है। वो उसे पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सान उस पर झपट पड़ता है। ये देख उसकी बीवी मिजुन उसके सर पे फ्राई पैन से एक वार करती है, जिसके बाद पूरा परिवार ऊपर आकर छिप जाता है और वो दरवाजे खिड़की बंद कर देते हैं। नीचे झांकने पर पूरा गांव ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर भटक रहा है। इतने में मिजुन का लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो दर्द से कराहने लगती है। फिर हायून मीन की वो डायरी लेकर आती है, जिसमें उसने ज़ॉम्बी के बारे में रिसर्च करके बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। उन्होंने देखा कि मोटे कपड़े पहनने से ज़ॉम्बी उन्हें काट नहीं पाएंगे, इसीलिए वो घर के सारे कपड़े अपने ऊपर पहन लेते हैं और बर्तनों से हेलमेट बनाते हैं और इस तरह वो ज़ॉम्बी का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। उधर शहर में मीन एक गाड़ी के नीचे छिपा हुआ है, जिसके आसपास ढेरों ज़ॉम्बी भटक रहे हैं। जिधर भी थोड़ी सी आवाज होती ज़ॉम्बी उसी तरफ भागने लगते कि इतने में मीन का फोन बज उठता है और उसके आसपास के ज़ॉम्बी सतर्क हो जाते हैं। फिर वो अपने फोन को दूर फेंक देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी उसी तरफ भाग जाते हैं और मौका पाते ही वो एक ट्रक लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। शाम होते होते वो अपने घर पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ गैस स्टेशन के आसपास अभी भी ज़ॉम्बी मंडरा रहे थे और घर के अंदर मिजुन का डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। वो किसी भी वक्त बच्चे को जन्म दे सकती है। वो दर्द से कराहने लगती है और उसकी आवाज सुन के ज़ॉम्बी घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अब घर के अंदर रहना भी महफूज नहीं, उन्हें बाहर निकलना होगा, इसीलिए वो एक एक करके वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मिजुन को अपने पैसों के बक्से की याद आती है और वो वापस आती है। इतने में कुछ ज़ॉम्बीज घर के अंदर घुस चुके थे और मिजुन उनसे किसी तरह से फाइट करके बच जाती है और फिर एक एक करके छत के रास्ते वो गैरेज के ऊपर आ जाते हैं। ठीक उसी वक्त मीन भी ट्रक लेकर वहाँ पहुँच जाता है। उसके ट्रक की लाइट से सारे ज़ॉम्बीज आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन मीन पहले ही तैयारी करके आया है। वो अपने साथ खूब सारे पटाखे लाया है ताकि वो ज़ॉम्बीज को खत्म कर सके और उन पटाखों को जलाकर वो ज़ॉम्बीज की तरफ छोड़ने ही वाला था कि गैरेज के ऊपर से जून उसे आवाज देता है कि ये एक पेट्रोल पंप है, यहाँ पे आग लगने से विस्फोट हो सकता है। इसीलिए मीन रुक जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पटाखों पे आग लगने से वो आतिशबाजी का रूप ले लेते हैं और आसमान में फूटने लगते हैं, जो देखकर सभी ज़ॉम्बी उस तरफ आकर्षित होते हैं। जून भी उस रोशनी को देखते हुए गैस स्टेशन की तरफ चल पड़ता है। यहाँ मिजुन का डिलीवरी पेन बढ़ता ही जा रहा है, उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुँचाना होगा। इतने में म्यून एक आइडिया देता है। वो अपने बड़े भाई जून को ज्यून के कपड़े पहना देता है और उसे बाहर जाने को कहता है, क्योंकि इससे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन जून को मीन के आइडिया पर ज्यादा भरोसा नहीं, इसीलिए वो पहले खुद उसे ट्राई करने को कहता है। मीन कहता है कि मिजुन तुम्हारी वाइफ है तो तुम्हें जाना चाहिए।
जबकि जून कहता है तो क्या हुआ, मिजुन तुम्हारी भाभी है तो तुम्हें भी जाना चाहिए। और इस तरह तय होता है कि दोनों एक साथ बाहर जाएंगे। अब बाहर जाके जून के कपड़ों से आ रही गंध से बाकी ज़ॉम्बीज कंफ्यूज हो जाते हैं और उन पर हमला नहीं करते। और इस तरह दोनों एक गाड़ी के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो गलती से गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन कर देते हैं, जिसके बाद ज़ॉम्बीज उनकी गाड़ी को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। इतने में हायून बाहर निकल के ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है और सभी ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वो ज़ॉम्बीज से पूरी तरह ढकने ही वाली थी कि इतने में जियान आकर उसकी मदद करता है। उधर एक ज़ॉम्बी को शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे तेज रोशनी आने लगती है और वापस से सभी ज़ॉम्बी उन दोनों को छोड़ के उस तरफ बढ़ने लगते हैं और अब सभी ज़ॉम्बीज पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर जून घर के अंदर गैरेज में गाड़ी की चाबी लेने जाता है और यहाँ वैन में मिजुन की डिलीवरी हो जाती है और उसके बच्चे की रोने की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज गैरेज के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तभी हायून अपनी भाभी को बचाने के लिए वैन के सामने खड़ी हो जाती है और उसके साथ जियोन भी खड़ा होता है। यहाँ घर के अंदर गाड़ी की चाबी लेते वक्त जून को कुछ ज़ॉम्बीज पकड़ लेते हैं, इसीलिए वो चाबी को खिड़की से मीन की तरफ फेंक देता है और वो चिल्लाकर अपने भाई से कहता है, मेरे परिवार को देखना। और इतने में ज़ॉम्बीज उसे खींचकर घर के अंदर ले जाते हैं। उधर मीन ट्रक की चाबी मिलने के बाद उल्टे फुल्टे तरीके से ट्रक चलाना शुरू करता है, जिससे कई ज़ॉम्बी ट्रक के नीचे आकर मारे जाते हैं। उधर हायून लड़ते लड़ते थक कर वैन के अंदर चली जाती है, जबकि हायून अकेले ही बाहर खड़े होकर उन सभी ज़ॉम्बीज को रोकता है। हायून जियोन को भी अंदर बुलाना चाहती है, लेकिन जियोन दरवाजा बंद करके उन सभी ज़ॉम्बीज का अकेले ही मुकाबला करता है। दरअसल जियोन भी हायून को पसंद करने लगा था और इसीलिए वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अब ट्रक को उल्टे सीधे तरीके से चलाते हुए मीन पेट्रोल की एक टैंकी लीक कर देता है, जिससे हर तरफ पेट्रोल बिखर जाता है। इतने में जून भी भागकर ट्रक के अंदर घुस जाता है। वो किसी तरह ज़ॉम्बीज से बच गया था, लेकिन हायून जियोन को इस तरह यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि जियोन धीरे धीरे इंसान बन रहा था और अब तो वो हायून को उसके नाम से भी पुकारने लगा है। लेकिन उनके हाथ में करने के लिए कुछ भी नहीं था, उन्हें वहाँ से जाना ही होगा। और उनके ट्रक के वहाँ से निकलते ही जियोन लाइटर से उस पूरे जगह पर आग लगा देता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और कई ज़ॉम्बीज उसमें मारे जाते हैं। सुबह होते होते वो सभी गांव को काफी पीछे छोड़कर आगे निकल आए थे, लेकिन तभी मीन देखता है कि उसका बड़ा भाई जून भी दरअसल ज़ॉम्बी में बदलने लगा है, क्योंकि कल रात गाड़ी की चाबी लेते वक्त कुछ ज़ॉम्बीज ने उसे जख्मी कर दिया था। वो सभी ट्रक से बाहर निकल आते हैं और जून को ट्रक के अंदर ही बंद कर देते हैं। मिजुन इमोशनल होकर अपने पति को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हायून उसे किसी तरीके से रोक लेती है। इतने में उन सभी का ध्यान टनल से आती हुई आवाज पर जाता है। वो किसी के जूतों की आवाज थी और हम देखते हैं कि पार्क थाईलैंड की ट्रिप से वापस आ गया है। वो सभी ये देखकर चौंक जाते हैं कि पार्क अभी तक ज़ॉम्बी में नहीं बदला है, जबकि उसके बाकी सभी दोस्त और गांव वाले ज़ॉम्बी बन चुके हैं, यानी कि पार्क के शरीर ने ज़ॉम्बी का एंटीडोट बना लिया है। तभी रेडियो में सरकार की तरफ से घोषणा होती है कि पूरा शहर ज़ॉम्बी में बदल चुका है, लेकिन जो इंसान ज़ॉम्बी से चोट खाकर भी अभी स्वस्थ है, वो दूसरों को ठीक होने में मदद कर सकता है। और ये खबर सुनकर सभी खुशी से चिल्ला उठते हैं। इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं। पार्क ने कई ज़ॉम्बीज को ठीक कर दिया है। अब ये उनका काम बन गया है कि शहर शहर घूमकर ज़ॉम्बी बने लोगों को ठीक करना। और अब उनके साथ जियोन भी वापस आ गया है, क्योंकि वो उस रात किसी तरह पेट्रोल पंप के ब्लास्ट में बच गया था और अब वो हायून के परिवार के साथ ही रहता है और लोगों को ज़ॉम्बी से इंसान बनने में मदद करता है। अब उनका परिवार पूरा हो चुका है। दिक्कत है तो सिर्फ पार्क को, जिसे हर दिन कई लोगों को काट कर ज़ॉम्बी से इंसान बनाना पड़ता है। और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दें। साथ ही अगर आप भी मेरी तरह कोरियन ड्रामा और फिल्मों की शौकीन हैं और हर रोज एक नई कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।